नमस्कार। बरसात का मौसम वैसे तो बहुत खूबसूरत होता है। चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। रिमझिम बारिश की फुहार से मन भी खुश हो जाता है। लेकिन बरसात का मौसम अपने साथ लेकर आते हैं ढेर सारी परेशानियां। बरसात के मौसम में ही मच्छरों के पनपने का भी अनुकूल समय होता है, जो कि ढेर सारी बीमारियों का कारण होता है। तो अपने आज के इस प्रोग्राम में हम बातें करेंगे कि मच्छरों के पनपने से बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियां, डेंगू के इलाज, आयुर्वेदिक इलाज कैसे किया जाए। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है आयुर्वेद संकाय के डॉक्टर जयप्रकाश सिंह। सर, आपका स्वागत और नमस्कार। आपका नमस्कार। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि डेंगू मलेरिया फैलने के कारण क्या हैं? डेंगू और मलेरिया दोनों मच्छरों से होता है। मलेरिया तो मादा एनोफिलीज है, लेकिन जो डेंगू होता है वो मादा मच्छर से होता है, लेकिन एडीज एजिप्टाई होता है मच्छर, उसके थ्रू होता है। वो भी फीमेल मादा से ही होता है। और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ मतलब पैरासाइट के द्वारा होता है, लेकिन ये डेंगू जो है वायरल डिसऑर्डर है। लेकिन इसका वेक्टर जो कह सकते हैं कि जिसको फैलाने का काम करता है वो मच्छर है। तो यदि उसके अंदर डेंगू का वायरस होगा तभी वो मच्छर दूसरे को फैला सकता है। तो पहला कारण मच्छर है, वही सब एक से दूसरे मनुष्य में, दूसरे से तीसरे मनुष्य में फैलाता है। यानी कि ये एक इंसान को हुआ तो फिर एक इंसान से दूसरे इंसान को होगा? नहीं, मच्छर, हाँ मच्छर, एक मच्छर कई व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। इससे बचा कैसे जा सकता है? फिर सबसे ज़रूरी है कि घर के आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें। ये जनरली जो डेंगू का वायरस होता है वो फ्रेश वाटर मतलब ताज़ा पानी में होता है। तो उसको ध्यान देना, कहीं भी कोई बॉक्स पड़ा हो, कोई बाल्टी हो या टॉयलेट हो, वहाँ पर पानी न भरें तो उसमें कुछ रेपेलेंट जैसे केरोसिन ऑयल या यूकलिप्टस ऑयल, सबसे अच्छा यूकलिप्टस ऑयल लगा कर रखें। या जो मनुष्य हैं अपने पैंट शर्ट्स में यूकलिप्टस ऑयल लगाएं या अमृत धारा लगा दें, तो उससे मच्छर पास नहीं आते हैं, दूर भागते हैं। दूसरा, रात में सोते समय मॉस्किटो नेट का प्रयोग करें। फुल स्लीव्स के पैंट और शर्ट्स पहने। इससे क्या हो कि मच्छर जो होते हैं डेंगू के 6 मैक्सिमम 3 से 4 फीट तक उड़ पाते हैं, उसके ऊपर नहीं उड़ते हैं। तो जब ये हम लोग बेड के जैसे सोफे पर बैठें तो पैर ऊपर करके बैठें, ये सब बचने के उपाय हो सकते हैं एक। लेकिन तब भी डेंगू हो जाता है। एक तो एक कहा कि कितना उड़ नहीं था, लेकिन जैसे हमने छत पे ही पानी इकट्ठा हो गया तो दूसरे सेकेंड फ्लोर पर भी या थर्ड फ्लोर पर भी डेंगू होना स्वाभाविक सी बात है। जब पानी से ही जनित है तो फिर वो कहीं भी साफ पानी से आ जाते हैं। तो जैसे किसी व्यक्ति को मच्छर ने काटा तो लक्षण आने में कितना समय लगता है और लक्षण कैसे आते हैं? लक्षण आने से 4 से 10 दिन लग सकते हैं, लेकिन जनरली 2-3 दिन में आने लगते हैं। लेकिन जो 4 से 10 दिन उसका इंक्यूबेशन पीरियड है, जो 4 से 10 दिन के बीच में लक्षण आना शुरू हो जाता है। यानी 9 दिन भी, 8 दिन भी बीत गए तो लक्षण नहीं आएंगे? हाँ, 10 दिन के बाद यदि काटा है मच्छर, 10 दिन में कोई सिम्टम लक्षण नहीं है तो नहीं आएगा। तो शुरुआती दौर में क्या करना चाहिए जब पता चल जाए कि डेंगू मलेरिया के लक्षण आने शुरू हो गए हैं? तो ऐसे में जो घरेलू जो भी इंसान है वो घर पर शुरू कैसे करे? खुद से करे या फिर देखिए, डेंगू के लिए आपको लक्षण लग रहे हैं, लक्षण तो कोई ऐसा इसके लिए है नहीं जब तक कि जांच ना हो। कुछ सिम्टम लक्षण ऐसे हैं, जैसे डेंगू का आएगा तो हाई ग्रेड फीवर रहेगा, जोड़ों में दर्द रहेगा, मसल्स में दर्द रहेगा, तो ये हम मान सकते हैं कि ये डेंगू है। दूसरा मेन सिम्टम जो होता है उसका रेट्रो ऑर्बिटल पेन, मतलब आँख है उसके पीछे दर्द होता है, सीवियर, और हेडेक, सर पर दर्द अधिक होगा, लेकिन आँखों के पीछे बहुत दर्द रहता है, या कहीं मसल्स हम टच करेंगे वो दर्द रहेगा। तो उस समय हमें एक ही चीज़ करना है कि फीवर कम करने के लिए कोई भी, बुखार कम करने के लिए कोई भी मेडिसिन, जो एलोपैथ में पैरास्टामॉल है उसको ले सकते हैं, या आयुर्वेद में सुदर्शन घनबटी, ये सब का प्रयोग हम कर सकते हैं। सुदर्शन घनबटी है, या जुड़ी ताप आता है, उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। और हाइड्रेशन सबसे जरूरी है, हाइड्रेशन मेंटेन, मतलब पानी, लिक्विड डाइट, दूध हुआ, पानी हुआ, खूब पिएं। क्योंकि जो भी वायरल रोड होता है वो जब हम पानी पिएंगे तो उससे थ्रू जो हमारे मलमूत्र है उसके थ्रू वो बाहर बहुत जल्दी आते हैं। तो हाइड्रेशन मेंटेन करना है, हमें कुछ भी ऐसा नहीं कि खाना छोड़ दें। बहुत से पेशेंट होता है जिससे फीवर आया खाना छोड़ देंगे, तो वो सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेट होता है, उनको ज़्यादा डेंगू शॉक सिंड्रोम में जाने की चांसेस रहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हाइड्रेशन खूब मेंटेन, जबरदस्ती फ्रूट जूस हुआ, पानी हुआ, दाल का पानी हुआ, माड़ हुआ, ये सब हमें लेना ही है। गरिष्ठ भोजन से बचना चाहिए, जो दाल चावल सब्जी रोटी वगैरह वैसे हैं।
तो आज हम बात कर रहे हैं कि डेंगू मलेरिया का जो इलाज है वो आयुर्वेद पद्धति में अच्छे से कैसे हो सकता है। तो ये तो लक्षण आ गए, तो उसके बाद फिर अगला चरण क्या होगा? लक्षण में भी कई स्टेज हैं। पहला स्टेज तो यही कि जो फीवर आया हाई ग्रेड है, और जब उसमें अब हम लक्षण देखेंगे किस स्टेज का है। पहला लक्षण जो फीवर तक है, वहाँ तक सबसाइड हो गया फीवर या ज्वर उसका, तो हमें आगे करने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद क्या होता है कि रैसेज आते हैं हाथ पैर में, रैसे मतलब छोटे छोटे दाने, लाल दाने दिखेंगे, हाथों में खुजली होने लगेगी। तो उसके लिए हमें अलग से इलाज करना है। उसके लिए मेनली हमारे जो आयुर्वेद में चिरायता है, सुदर्शन घनबटी है, गिलोय का काढ़ा है, जो हम लोग कोरोना में देते थे गिलोय का काढ़ा तो गिलोय दे सकते हैं, कुटकी दे सकते हैं, पिट पापड़ा है, परवल का सूप पिलाइए, बहुत अच्छा काम करेगा। परवल यानी जो सब्जी होती है उसका सूप हम दे सकते हैं। धनिया सौंफ का पानी दे सकते हैं। धनिया सौंफ का पानी दिन भर हम पेशेंट को पिलाएं तो उस रैसेज में भी, और जो जलन वलन हाथ पैर में है या पेन है, उस पर बहुत अच्छा राहत मिले। अभी आपने खान पान के बारे में भी बताया, तो एक दिन में कितनी से कितनी बार लेना चाहिए ये सब चीज़? तो डॉक्टर को जाके दिखाएगा, जिस भी व्यक्ति को ये हुआ वो जाएगा, पहले चिकित्सक से मिलेगा, तो फिर ये कितने गैप पर होना चाहिए? देखिए, गिलोय का काढ़ा तो हम दिन भर पिला सकते हैं इस पेशेंट को, और परवल का सूप जैसे सुबह और शाम एक कप हम मतलब 40 ml सुबह, 40 ml सुबह, 40 ml शाम को हम ले सकते हैं। और जैसे सुदर्शन घनबटी है तो 2 गोली 3 बार, यदि फीवर बहुत अधिक है तो 4 गोली 4 बार तक हम भी दे सकते हैं उसको। इस बीमारी में अक्सर होता यह है कि प्लेटलेट्स गिर जाती हैं, जैसे लोग घबरा जाते हैं, तो इसके बारे में बताइए। देखिए, प्लेटलेट्स के ऊपर हम लोग कभी ध्यान नहीं देते, जो भी चिकित्सक हैं प्लेटलेट्स के ऊपर नहीं ध्यान देते। हम लोग ध्यान देते हैं हेमाटोक्राइट्स पर, कि हेमाटोक्राइट्स यदि बढ़ रहा है नॉर्मल लेवल्स, तब हम लीकिंग के मतलब जो वेसल्स हैं वो फटने की हम सोचते हैं कि वेसल्स लीक कर रही हैं, तो पेशेंट सीरियस हो सकता है। नहीं तो हम लोग प्लेटलेट्स पर यदि 10,000 भी 10,000 भी प्लेटलेट्स आ गए तो हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, यदि कोई सिम्टम्स ऐसा नहीं है। प्लेटलेट्स के ऊपर बहुत मिथ, मतलब हमारे यहाँ गलत धारणा है कि प्लेटलेट 40,000 हो गया तो घबरा जाते हैं लोग। ऐसा कुछ भी नहीं है। 40,000 बहुत से पेशेंट के होते हैं और कुछ भी नहीं होता है। बस उनको एक ही काम करना है, हाइड्रेशन मेंटेन करें। जैसे लोग बताते हैं बकरी का दूध, वो भी ले सकते हैं, पपीता का पत्ती का जूस ले सकते हैं, गिलोय ले सकते हैं, सब पर्णी ले सकते हैं। जितने भी तिक्त द्रव्य हैं उनको हम सेवन कर सकते हैं, तो उससे प्लेटलेट्स भी मेंटेन रहेगा और हाइड्रेशन भी मेंटेन रहेगा। और वो जो हमारे जितने भी तिक्त द्रव्य है, जैसे चिरायता, कुटकी, पटोल, गिलोय, ये क्या करता है, वायरस को किल भी करता है। तो इसलिए हम इसका काढ़ा दे सकते हैं, इसकी गोली दे सकते हैं। और घर में सौंफ धनिया बताइए आपको, सौंफ धनिया रेगुलर दीजिए उनको, काढ़ा बनाकर। धनिया किस तरीके से? दोनों 3-3 ग्राम ले लीजिए, 2 लीटर पानी में उसको बॉयल कर लीजिए, बॉयल करके। हाँ, जब 1.5 लीटर बच जाए दिन भर में उसको कंज्यूम पी डालें। 3 लीटर पानी को इतना बॉयल करें कि वो आधा हो जाए। 2 लीटर 1.5 लीटर बच जाए तो उसको पिला सकते हैं दिन भर। अभी आपने बोला बकरी का दूध और वो पपीते के, वो उसको किस तरह से देना है? देखिए, बकरी का दूध एक्चुअली हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए, कुछ वो हेमोस्टैटिक ब्लीडिंग को चेक मतलब रोकने के लिए दिया जाता है। तो हम बकरी का दूध 1 लीटर 1.5 लीटर दे सकते हैं। वो दिन भर में कई बार वो कच्चा? हाँ, नहीं पका करके। अच्छा। दूसरा पपीते का जूस, पत्ती का जूस बहुत पंजे मतलब टेस्ट उसका खराब होता है, तो पेशेंट को उतना ही देना है, 2-2 चम्मच करके 4 बार 5 बार दे सकते हैं, क्योंकि वोमिटिंग उल्टी होने लगती है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही पेशेंट को हम दीजिए, जिससे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम भी ना हो और उसको कंज्यूम भी कर ले। इसके अलावा आयुर्वेद पद्धति में और ऐसे कौन कौन से इलाज हैं जो कि डेंगू मलेरिया से बचाव के लिए हैं? देखिए, मलेरिया एकदम अलग व्याधि है और डेंगू अलग है। तो मलेरिया के लिए सबसे अच्छा हमारे यहाँ जो आता है सप्पर्णी, एक सप्पर्णी प्लांट होता है, उसका काढ़ा दे सकते हैं। और दूसरा डेंगू है, इसके लिए हम बताइए कि गिलोय है, चिरायता है, बकरी का दूध है, पपीते की पत्ती का जूस है, परवल का सूप पिलाइए। जितने भी हमारे यहाँ ज्वर में औषधियाँ बताइए सब दे सकते हैं। या जो पित्त सामक है, पित्त को कम समन करने वाली है चिकित्सा, वो हम कर सकते हैं। वो करते हैं। तो एक हमारे दर्शकों को एक आसान सा, जो कि हमारे घरों में रसोई में आसानी से उपलब्ध हो, कुछ ऐसा बताइए। देखिए, आजकल तो सभी लोग तुलसी, गिलोय घर में अपने किचन गार्डन में यूज करते हैं, तो उसका काढ़ा रेगुलर पिलाइए। और दूसरा जो मैं बताया कि इक्लिप्टस ऑयल, सबसे अच्छा बचने का तरीका है कि इक्लिप्टस ऑयल अपने बेड पर, पैंट पर, बुशर्ट्स पर लगा लें, तो उससे आपके पास मच्छर जल्दी आएंगे ही नहीं।
नहीं तो औषधियों में तो धनिया सौंफ का काढ़ा दिन भर दीजिए। परवल का सूप रेगुलर पीना चाहिए बरसात में, वो पित्त, क्योंकि हमारा ये समय जो है पित्त संचय का होता है और परवल का सूप जो है पित्त समन करता है, इसको रेगुलर लेना ही चाहिए और इम्यूनिटी इन्हांस होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। दूसरा गिलोय जो गुड़ुच बोलते हैं, अमृता हमारे यहाँ का, इसका काढ़ा पिला सकते हैं। तुलसी है, तुलसी का हम दे सकते हैं। यहाँ ज्वारांकुश एक प्लांट जो लेमन ग्रास बोलते हैं, वो सबके घरों में है, तो उसको भी हम लोग काढ़ा बनाकर या चाय बनाकर दे सकते हैं। इतनी बड़ी महामारी से अभी हम लोग जूझे, अभी वो लगी ही हुई है कोरोना महामारी, जिसका इलाज सिर्फ आयुर्वेद में मिला, तो डेंगू से बचने के लिए क्या कितना कारगर होता है फिर? देखिए, यदि डेंगू शॉक सिंड्रोम में पेशेंट नहीं है तो हमारा आयुर्वेद पूर्णतः कारगर है। आयुर्वेद में की औषधियाँ पूरी तरह से कारगर हैं। यदि डेंगू शॉक सिंड्रोम में पेशेंट चला गया तो उसको लिए तो भी हम क्रिटिकल केयर यूनिट में ही उसको भेजेंगे। जहाँ तक पॉसिबल होता है कि उसको तरीके से ही आयुर्वेद पद्धति से जितना भी है हम ठीक कर देते हैं। ओह, तो डॉक्टर साहब अभी एक ये बात बताइए कि बरसात के मौसम में जब सभी को पता होता है कि मच्छर बढ़ते हैं, बीमारियाँ भी आती है, तो पहले से ही खान पान ठीक कर ले कि बीमारी भी ना हो और बचे भी रहें, तो इसमें क्या करना चाहिए खान पान के बारे में? देखिए, हमें हमेशा जो कहा गया है कि इम्यूनिटी को बढ़ाना है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी ताकत वाली चीज़ें हैं, जैसे दूध हुआ, अश्वगंधा हुआ, शतावरी हुआ, गिलोय हुआ, इन सब का सेवन करेंगे तो इम्यूनिटी इन्हांस रहेगी, तो जल्दी कोई भी व्याधियाँ नहीं होंगी, कोई भी रोग जल्दी नहीं होगा। तो एक सवाल मेरा और ऐसा बनता है कि ये तो आम आदमी ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे बच्चे हो गए या फिर बुजुर्ग हैं, तो क्या उन सबों को भी यही सब पूरा चीज़ दे सकते हैं? बच्चे हैं तो गिलोय को शहद के साथ दे दीजिए, या अश्वगंधा है तो उसे टैबलेट्स आते हैं, टैबलेट के रूप में दे दीजिए, या दूध में ही अश्वगंधा पका कर दे दीजिए। मुनक्का है जो टेस्ट भी अच्छा है, उसको बच्चों खाने में इजी भी है। तो मुनक्का कैसे? दूध में पकाकर। दूध में पका करके। चलते चलते आप हमारे दर्शकों को डेंगू से बचने के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे ज़रूरी है डेंगू से बचने के लिए कि अपने घरों में पानी को इकट्ठा ना होने दें, फ्रेश वाटर बिल्कुल ना रहें। यदि कहीं बाहर जा रहे हैं तो उसको गिराकर बाल्टी को उल्टा करके रखें, और कभी भी शाम के समय निकलते हैं तो फुल स्लीव्स के शर्ट, फुल पैंट पहन कर निकलिए, और जहाँ चांसेज हो मच्छर जहाँ पर गार्डन है वहाँ पर जाने से बचें शाम के समय, क्योंकि ये मच्छर इवनिंग मतलब शाम के 4 से 6 के बीच, 7 के बीच में ही वातावरण में आते हैं, एक्टिव होते हैं। जी, डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए और डेंगू से जुड़ी इतनी अच्छी जानकारी हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।